So I'm going to share my screen with you. अगर कोई वेटिंग रूम में आता है तो मुझे नोटिफाई कर देना। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज हम ग्रेविटेशन को वापस रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लेंगे। सो ग्रेविटेशन में हमने देखो जो बेसिक्स है वो उसको हमने एक पॉइंट टू बी रिमेंबर के नाम से यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ है ना, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय whom? सर आइजैक न्यूटन, है ना, सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया। Gravitation force is a universal force which acts not only any two objects on the earth but it acts between any two celestial objects of our universe. हाँ या ना? ठीक है, देखो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है सेलेस्टियल बॉडी। हाँ, सेलेस्टियल बॉडी। सर हाँ, अरे आप लोगों का नेटवर्क वीक है क्या? आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? यस सर। हाँ ठीक है, ये आवाज अच्छी है कार्तिक। हाँ, सो ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअल में कैसा है? इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए वर्क करता है ना, तो हम इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ और ये वीडियो वापस आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, आगे थोड़ा फास्ट करना है, 40 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर देना है। Every object in the universe attracts other object with the force which is directly proportional to the product of their masses. See, देखो product of their masses हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ा हुआ है, and inversely proportional to the square of distance between the object, okay, और their center. ठीक है, और इसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में निकाल के देखा था, और वो क्या था? F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट, फिर इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल, सी अगर हम बात करें स्फेरिकल पार्टिकल यानी ऑब्जेक्ट की, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें दोनों ऑब्जेक्ट जो कि स्फेरिकल इन शेप है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा स्ट्रेट लाइन में वर्क करेगा बिटवीन देयर सेंटर्स, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की तरफ ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड दिस वन और ये वाला ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा इसके साइड में। ओके, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा वर्क करेगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उन दोनों के सेंटर के बीच। ठीक है, नेक्स्ट G, व्हाट इज G? इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी यूनिट वैल्यू क्या होती है? हमने उस दिन पढ़ा हुआ था, इसकी यूनिट क्या होती है? कैपिटल G की वैल्यू इट इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये उसकी यूनिट है। ठीक है, और ये उसकी वैल्यू है। और ये किसी क्वेश्चन कहता है एक स्टूडेंट ने कि सर व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम होगी, यूनिवर्सली कांस्टेंट है। मींस आप मून पर चले जाओ, आप मार्स पर चले जाओ, ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आउट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब देखो इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आया हुआ था, अगर हमने जो ऑब्जेक्ट है उनके मास को अगर डबल कर दिया तो क्या होगा? उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या डबल हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन है, आपको जो क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम गेट आल्सो डबल। देखो ये एमसीक्यूज में पूछे थे हमने टेस्ट सीरीज में, पता है क्या ये वाला क्वेश्चन? अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का मास अगर हम डबल कर रहे हैं तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी डबल हो जाता है। ठीक है, बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, लेकिन अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, सपोज ऑब्जेक्ट अभी पास पास में है तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सपोज F है,
ठीक है। तो हमने इसको अगर दूर दूर कर दिया ऑब्जेक्ट को तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, आ गया, if the distance between any two objects is double then the gravitational force them is becomes 1/4। याद रखना, अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये 1/4 से 1/4 से डिक्रीज हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों पॉइंट के ऊपर एमसीक्यूज आते हैं जनरली, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग फोर्स। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ा हुआ था, और एक ऐसा फोर्स एक्चुअल में सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सपोज ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर, जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के ऊपर मजबूर कर देगा, है ना। दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए हम इसको सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं, और द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमारी जो अर्थ है सन के आसपास चक्कर लगा रही है। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये भी हमने जस्ट देखा था, कहा, हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में। ठीक है, आगे सर हेमंत को ज्वाइन करो। हेमंत को ज्वाइन, एक मिनट, लेट कमर्स। ठीक है बेटा, ऐसे नोटिफाई करते जाना, क्योंकि मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आता जब पढ़ाते समय। आगे, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट by the earth is called as earth gravitational force। बहुत से लोग बोलते हैं सर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं, तो नहीं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अगर ये अर्थ का है तो हम उसको बोलेंगे इट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, the acceleration produced by the earth gravitational force is called as acceleration due to gravity, और हम उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल जी की वैल्यू हमने कितना निकाला था, 9.8, याद है ना। 1 kg ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जो ग्रेविटी यानी अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी वो कितना होता है, 9.8, और हम इसने इसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू। आगे आगे कहाँ गया, हाँ, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो हम ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, तो जी इज नथिंग बट एक फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब क्या होगा, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, इट इज कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर हम चेक कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ पर रखा हुआ है, अर्थ पर रखा हुआ है। ठीक है, अर्थ पर है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर, अर्थ की, क्योंकि सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है ना। तो हम यहाँ पर जो डी है हम उसको कंसिडर करेंगे आर, इसलिए हमने यहाँ पर डी को रिप्लेस करके लिखा है आर स्क्वायर। अब अर्थ का मास और किसी ऑब्जेक्ट, छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है हम उसको मास में कंपेयर करेंगे, तो उन दोनों का मास में, है ना, कंपेयर करेंगे तो ये जो इसका जो मास है ऑब्जेक्ट का एकदम निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। इसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ मास यूज करेंगे, अर्थ का मास। ठीक है, तो मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का हम उसको निग्लिजिबल कंसिडर करेंगे, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, और फोर्स क्या है, फोर्स जी है, ग्रेविटी अर्थ की, हम इसको ऐसा लिखते हैं, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है स्मॉल जी निकालने का। ठीक है, यहाँ पर ये निकला हुआ है। ठीक है, फिर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, इट इज मास ऑफ अर्थ, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। द यूनिट ऑफ जी इन एसआई सिस्टम इज मीटर पर स्क्वायर सेकंड। याद रखना ये उसकी यूनिट है जी की, क्या है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, आगे द मास ऑफ अर्थ m, हाँ ये तो
ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है क्या होता है मास ऑफ अर्थ, इट इज 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। फिर द स्फीयर, द शेप ऑफ द अर्थ, अब देखो क्या होता है, अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये पोलर रीजन के ऊपर कैसी है, थोड़ी फ्लैट है, और इक्वेटर रीजन पे थोड़ी बल्ज आउट है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं रेडियस की, ठीक है, सपोज ये हो गई हमारी अर्थ का शेप है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ये हो गया सेंटर, तो ये हो गया पोलर रीजन, है ना, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये इक्वेटर रीजन है। तो यही जो रेडियस है, रेडियस इक्वेटर की है, तो हम इसको आर ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर ई यानी रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर होती है रेडियस ऑफ पोल की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कम होता है, ये है रेडियस ऑफ पोल, तो ये हमेशा कम होता है और ये ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इस वाले रीजन में हमारी जो अर्थ है थोड़ी फ्लैट है और यहाँ पर थोड़ी बल्ज आउट है, ठीक है। आगे फिर कहाँ थे हम, एंड बल्ज आउट ऑन द इक्वेटर, देयरफॉर द रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल इज लेस देन द इक्वेटर, ठीक है। अभी हमने जस्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये पी है, ठीक है। फिर है द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल, अब देखो पोल के ऊपर वैल्यू ऑफ जी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और वो कितनी आपको याद रखना है, इट इज 9.83 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और इक्वेटर में ये थोड़ी कम है, क्योंकि इक्वेटर में सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज 9.78 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। अल्टीट्यूड इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, अब देखो अगर हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है एट अल्टीट्यूड इंक्रीजेस, यानी हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस जैसे जैसे इंक्रीज होगा जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। द डेप्थ, अगर हम बात करें डेप्थ में, अगर हम अर्थ के को डिग करके अगर हम एक होल बनाकर अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, डेप्थ इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी, नो 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 डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ये इंक्रीजेस, अरे ये है अर्थ का सरफेस और यहाँ पर अब देखिए सेंटर है, अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये डिक्रीजेस नहीं होगा, इंक्रीजेस आएगा, ठीक है। आगे द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड एज 7.77 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको 9.8 कंसिडर करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है यहाँ पर, मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज, अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं मून और अर्थ की ग्रेविटी में डिफरेंस की, तो मून की जो ग्रेविटी है वो 6 टाइम कम है एज कम्पेयर टू द अर्थ, इसीलिए वहां का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू मून है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 1/6 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या ग्रेविटी ऑफ द मून इज, या मून का जी, है ना, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या हम इसको ए से भी कंसिडर कर सकते हैं, ए, ठीक है, ये 1/6 है किसके, जी ऑफ अर्थ के, ठीक है। तो आप अगर 9.8 को 6 से डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, इसकी वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर आज ही मिल जाएगी, ठीक है, शाम तक है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, when any object falls toward the earth under the influence of only gravitational force is called as free fall, हमने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू और एक वीडियो लेक्चर के थ्रू भी हमने इसको समझा था, है ना, क्लास में। फ्री फॉल क्या होता है, इट इज द फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। द फ्री फॉल, ओके, कहाँ है, इन फ्री फॉल बॉडी कम्स इन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो वहां पर एक्सेलरेशन डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होता, एक्सेलरेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है,
इनिशियल वेलोसिटी में बी जीरो, देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकती है, पर जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस के पास में आएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो फिर कांस्टेंट रहती है। मींस एवरी टाइम इंटरवल में उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होते जाती है, इसलिए हमने उसको बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेविटी है उसके ऊपर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है, वो किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के बराबर। ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो क्या होता है मास इक्वल्स होता है द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उस मैटर के कंटेंट के बराबर ही होता है उसका मास। नेक्स्ट है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट एंड द एसआई सिस्टम ऑफ मास इज केजी एंड सीजीएस सिस्टम में हम ग्राम में इसको मेजर करते हैं। ठीक है। देन फ्रॉम द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? वी नो दैट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना जो इनर्शिया एक्ट होता है अर्थ के कारण हम उसी को बोलते हैं मास। ठीक है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो मास क्या है एक्चुअल में? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। आप मून पर चले जाओ, मार्स पर चले जाओ, है ना, स्पेस में चले जाओ, आपका जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो चेंज नहीं होने वाला है ना, वो विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पेस और यूनिवर्स। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो वेट क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ मास है, मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, ग्रेविटी जो वर्क करती है ना, ग्रेविटी को बोलेंगे हम, यानी द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास, सॉरी वेट, हम उसको बोलेंगे वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मास कम ज्यादा हो सकता है बट जो प्लैनेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ना उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम बोलेंगे क्या? वेट। सो क्या हो गया वेट। अब देखो हमेशा जो वेट है वो अगर हम बात करें अर्थ की तो किधर डायरेक्टेड होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स है। आप ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से फॉल करोगे अर्थ के सरफेस के ऊपर तो इधर इधर या इधर किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो बिल्कुल जाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। मीन्स यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? फिक्स्ड है। डायरेक्शन क्या है? फिक्स्ड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कहाँ थे हम? द एसआई सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स की न्यूटन है और सीजीएस जो यूनिट है वो है उसकी डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ जी, है ना, जिससे वैल्यू ऑफ जी जैसे जैसे चेंज होगी जो वेट है उसकी भी वैल्यू चेंज होगी। इसलिए आपका मास आपका जो वेट है अर्थ के ऊपर अलग, मून के ऊपर अलग, मार्स पर अलग होगा। ठीक है। तो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है अगर आप अलग अलग प्लैनेट के ऊपर जाओगे तो आपका जो वेट है वो अलग अलग होगा बट मास विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। आगे फिर द वेट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। मीन सपोज अगर आपका वेट अर्थ पर अगर 60 है तो सपोज ये मास ऑन अर्थ, मास ऑन अर्थ आपका कितना है? 60 है। तो मास ऑन मून कितना हो जाएगा? मास ऑन अर्थ के 1/6 के बराबर। अब मास ऑन अर्थ कितना है? 60, तो 60 इंटू 1/6, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10। सो मास ऑन मून कितना हो जाएगा? सॉरी वेट, वेट हाँ, वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? वेट ऑन मून हो जाएगा 60 का। ठीक है। तो आपका जो वेट है ये वेट है, डब्ल्यू लिख रहा हूँ मैं इसको, डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू है ये। तो डब्ल्यू ऑन अर्थ कितना है? 60। तो मास, मास नहीं फिर मास आ रहा है, इट इज वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? वेट ऑफ अर्थ के 1/6 के बराबर। तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, कितना होगा? 10। यानी यहाँ पर जितना भी वेट होगा आपका मून पर उसका 1/6 के बराबर होगा, 1/6। पढ़ लगा? समझा गया? नेक्स्ट। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केपलर के बारे में। ठीक है। यस सर। हाँ अब हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। अब देखो केपलर,
जॉन केपलर ने कब रिसर्च किया था? उसने 1571 से 1630 के बीच में उसने बहुत सारे ऐसे रात में बैठकर स्टार के पोजीशन के ऊपर रिसर्च किया। और उसने, अब देखो वो कहाँ का था? जर्मनी से था। वो एस्ट्रोनॉमर था और मैथमेटिशियन भी था। तो अपने दोनों एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियन दोनों नॉलेज को यूज करके उसने केपलर के कुछ लॉ निकाले। किसके ऊपर? प्लानिटरी मोशन के ऊपर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे। The body can have energy due to the shape or position or configuration. This is called as the potential energy. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है? शेप के कारण, या फिर पोजीशन के कारण, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण। इन तीनों के कारण अगर ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कितनी होती है? माइनस जी। माइनस जी, जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एम क्या है? इट इज मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और आर प्लस एच क्या है? आर एन है रेडियस ऑफ अर्थ, और एच क्या है? सरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है। फिर है एस्केप वेलोसिटी, ये भी हमने पढ़ चुका है। इट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by which it overcome the earth gravitational force of attraction। यानी हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी एक स्पीड से ऐसा थ्रो करेंगे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा। और वो कितनी होती है? होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ये भी हमने पढ़ चुका है, अभी जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। फिर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्केप वेलोसिटी। ठीक है। स्केप वेलोसिटी can be calculated by the law of conservation of energy and it is equals to, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है कौन सा? VESC, यानी वेलोसिटी ऑफ स्केप। इसी को हम स्केप वेलोसिटी कैसे कहते हैं। और ये कितना होता है? रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू आर के बराबर। ठीक है। अगर आप किसी भी प्लैनेट का स्केप वेलोसिटी निकालते हो तो इस फॉर्मूला में उसका जी और आर पुट करो, यू विल गेट द स्केप वेलोसिटी फॉर द पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर रिवीजन पार्ट। ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? तो मैं इसकी जो पूरी नोट्स है धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया आपको फिल इन द ब्लैंक। ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है। हाँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, है ना, विथ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या आएगा यहाँ पे? विद अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन आएगा। हाँ, ग्रेविटेशन इज अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, बट आपको यहाँ पर force जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। Okay. फिर हाँ, यहाँ पर एफ, अब देखो मींस एफ क्या है एक्चुअल में। अब हम यहाँ पर कैपिटल जी लगा देंगे और फॉर्मूले को रिराइट कर लेंगे। ठीक है। हमने इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करना है तो जी लगा देंगे। ठीक है। फिर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, देखो डबल किया था तो 1/4 हो गया था, अभी हमने देखा था 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। हाँ, अब देखो मास इज ट्रिपल, ये आपके लिए अब टास्क है। अगर मास हमने ट्रिपल कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, ये आपके लिए टास्क है, आपको कंप्लीट करना है। इफ Remains constant. इफ मास ट्रिपल्स वैल्यू ऑफ जी, अरे वैल्यू ऑफ जी तो कहीं भी आप जाओ यूनिवर्स के ऊपर कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है। यस। इफ आप कितना ही मास को बढ़ा लो, कितना भी डिस्टेंस कम कर लो, ज्यादा कर लो, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, वो विल रिमेन कांस्टेंट। If Earth attracts the body with a force of 10 Newton, then body attracts the Earth with, एक मिनट, हम कहाँ गया? If Earth attracts the body with the force of 10 Newton, then the body attracts the Earth with same force। यहाँ 10 न्यूटन ही आएगा। जितना एक ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचेगी, वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है। लेकिन मास अर्थ का ज्यादा होने के कारण हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में सेम ही रहेगा। द ऐसा यूनिट ऑफ जी क्या है? अभी हमने देखा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। यस, पर केजी स्क्वायर ना। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। प्लेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली एट 90 डिग्री ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मून एक्सपीरियंस, अगर अर्थ Low tide.
यस, लो टाइड हाई टाइड हमने अभी नहीं डिस्कस किया ना, हम वो देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर मून है तो 180 डिग्री में हाई टाइड होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर आ जाएगा लो टाइड, यहाँ पर रहेगा हाई टाइड, यहाँ पर रहेगा हाई टाइड। ये देखो ये 180 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में लो टाइड और 180 डिग्री के इसमें रीजन में हाई टाइड रहेगी, ठीक है। हाँ, ये मून है और ये अर्थ है। लास्ट of this page, क्या ब्लैंक इज द कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। जी नहीं बेटा, Yes, sir. कैपिटल जी। हाँ, केवल स्मॉल जी भी है एक, और वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। आगे 11th क्वेश्चन, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। The Earth gravitational acceleration is denoted by small g. The relation between g and capital G is, अब देखो, अब आपको g इक्वल टू, फॉर्मूला भी हमने लिखा था, क्या g इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये होता है दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। When spaceship is spaceship is twice the distance of the earth radius, the distance of the its g will be, देखो अब ये, देखो यहाँ पर है अर्थ, यहाँ से ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और हमारा जो स्पेसशिप यहाँ से डबल हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2r हो जाएगा, यहाँ पर स्पेसशिप है, मीन्स ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो रहा है ना, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, हाँ, समझ रहे सर। सर ये वाला समझा दो सर, कौन सा? अभी जो डिस्कस किए वो? ये 1/4 वाला, अरे 1/4 वाला समझा नहीं सर। ऊपर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, उसको आपको याद रखना है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कौन सा? अगर हमने मास को डबल किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल हो रहा है, अगर डिस्टेंस को डबल किया तो 1/4 हो रहा है ना, समझा क्या? ये देखो ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखो क्या हो रहा है। इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इफ टू ऑब्जेक्ट, हाँ, जिनका मास है, इफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास को हमने डबल कर दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल हो रहा था, बट अगर डिस्टेंस को डबल किया हमने तो 1/4 हो रहा था, 1/4 के बराबर हो रहा था। वो आप वैल्यू पुट करोगे ना, अब सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो हमारा वीडियो सेशन खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में जितना कवर करना है करेंगे, ठीक है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, सपोज ये हो गई हमारी अर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा रेडियस। अब क्या बोल रहा है, रेडियस का ही और उतना ही डिस्टेंस के ऊपर हमने स्पेसशिप को रखा, ठीक है, स्पेसशिप को रखा, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस तो डबल हो गया ना, ये r था तो ये भी r, यानी 2r हो गया। अब 2r हो गया, अब 2r का स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2r का स्क्वायर था पहले, यहाँ पर था कि नहीं हेमंग? यस सर। हाँ, यहाँ पर r था, तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर तो एज इट इज है। देखो तो हो जाएगा कैपिटल G इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारा कैपिटल G इन नहीं स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। बट क्या बोल रहा है, r को अगर हमने डबल कर दिया है, 2r कर दिया है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कैपिटल G इक्वल्स टू नहीं स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू r का स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, स्मॉल g इक्वल्स टू 1/4, देखो ये 4 है, मैंने इसको 1/4 के इसमें बाहर कर दिया, इंटू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, मीन्स हमने अगर Yes, sir. डिस्टेंस डबल किया तो ये 1/4 से कम हो रहा है ना, 1/4 हो जा रहा है,
ठीक है, बस इतना सा करना है, हो गया। कर लगा? यस हाँ ठीक है। किस पॉइंट के ऊपर थे हम? कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। देखो पोल का और इक्वेटर का अभी मैंने जस्ट लिखकर ऊपर में पॉइंट हमने डिस्कस किया था। 9.83 यस 9.83 और इक्वेटर के ऊपर कितना है? 9.78 78 ठीक है। आगे अल्टीट्यूड इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी। अल्टीट्यूड हाइट बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी। डी लिख रहा हूं मैं, आप समझ लेना डिक्रीज है। व्हेन द स्पेसशिप, ये तो हो गया, ये 1/4 होगा। ठीक है। ड्यूरिंग फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट कम्स वर्टिकली डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। मास इज आल्सो अ मेजर ऑफ, मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, तो लिखेंगे मास। इनर हाँ इनर्शिया। एक मिनट, अनमोल लाइन पर है। अनमोल बेटा ऑनलाइन क्लास शुरू है अभी। इनर्शिया, इनर्शिया। ठीक है। फिर द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power रूट पावर 24 24 kg। हाँ वेरी गुड। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10 to the power 4 6। into 10 to the power 6 हाँ 4 इन नहीं 6.4 है ना रे, 6.4 into 10 to the power 6 मीटर है। यस सर हाँ कंफ्यूज नहीं होना। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होती है, याद रखना, क्योंकि सेंटर, सपोज ये अर्थ है, ये हो गया उसका सेंटर, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑल साइड से अपोजिट और इक्वल सर उसकी डेफिनेशन इसकी। सेंटर में वैल्यू 0 रहती है उसकी। हाँ तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये इसका वीडियो लेक्चर भी बनेगा, आप इसको सुनकर वापस राइट लिख सकते हो। ठीक है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर of earth the value of g is 0 because, अब ये रीजन है तो रीजन को मैं थोड़ा इंक चेंज करता हूँ। बिकॉज क्या हो रहा है? एट ऑन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ equal and opposite force is applied from all possible direction, hence अब देखो इक्वल एंड अपोजिट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से अगर अप्लाई होगा तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स विल बी FORCE है, फोर्स विल बी 0। ठीक है। हेमंत क्लियर हो गया? ये उसका रीजन है, रेड इंक वाला। यस सर आगे फिर है द SI यूनिट ऑफ वेट इज, वेट अभी हमने देखा था, SI यूनिट वेट की सर न्यूटन यानी फोर्स। ठीक है। हाँ आगे द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज अर्थ ग्रेविटेशनल वेट वेट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ सर वेट नहीं वेट तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी प्लैनेट को बोल सकते हैं ना। अगर फोर्स जो एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो हम उसको बोलेंगे अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है। अपोस्ट्रोफी ऐसे आगे फिर इसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं। कहाँ गया? वेट 25 नंबर का तो 6 आंसर है क्या? इनर्शिया हो गया, ये हो गया। हम कौन सा क्वेश्चन का पढ़ रहे हैं अभी? 24 नंबर 24 है। हाँ वेट आंसर दिया हुआ है। ठीक है। वेट यानी अर्थ का वेट, हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थ, इसको ये कर लेना आप, लिखना यहाँ पे अर्थ ग्रेविटी।
वेट तो होगा लेकिन वो अर्थ के कारण होगा ना, मून के ऊपर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे 25th, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज, क्या होता है, 1/6 टाइम एज द times. मून। 1/6 अरे नहीं, 1/6 1/6 1/6 of the नहीं, 1/6 तो मून के ऊपर होगा ना, अर्थ के लिए पूछ रहा है तो अर्थ के लिए मून से 6 टाइम ज्यादा होगा। 6 हाँ तो 6 टाइम आएगा। ठीक है, yes sir द वेट ऑन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट द, कहाँ मैक्सिमम होगा, पोल के ऊपर, क्योंकि पोल के ऊपर अर्थ फ्लैट होती है। ठीक है, तो वहां yes पर sir डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज, प्लैनेट के जो ऑर्बिट है ना, जो ellipse हाँ सन के आसपास जो रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसा है, इलिप्स है। ellipse है सर। यस इलिप्टिकल। यस यस। द एनर्जी, Yeah. the energy proposed because of the position of an object is called as potential energy। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने ऊपर जस्ट डिस्कस किया था, तो सारे के सारे पॉइंट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर वेलोसिटी, नहीं इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट देखा था, क्या होता है, इट इज रूट √2 g r। जी क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर क्या, आर क्या होता है, रेडियस। आगे 30 नंबर, ग्रेविटेशनल वेव्स आर डिटेक्टेड बाय, किसने डिटेक्ट किया था, LIGO लिगो। कब, 20 LIGO हाँ 24, LIGO हाँ कब, 24 सितंबर 2015 में, 2015। हाँ 2015 24 सितंबर में। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ascent blank is 0 and during the descent is again 0। ये क्या एक्चुअल में, देखो क्या होता है, initial velocity इनिशियल final वेलोसिटी एंड velocity फाइनल वेलोसिटी। हाँ ascent यानी, ड्यूरिंग ascent यानी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर जाएगा, और डिसेंट यानी अर्थ सरफेस की तरफ आएगा, उस कंडीशन में क्या हो आएगा जाएगा, हाँ ड्यूरिंग एसेंट क्या हो जाएगा, एसेंट यानी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, इंक्रीज होगी तो क्या हो तो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वी। initial नहीं velocity फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ना, ऊपर तक जाएगा और एक हाइट के ऊपर जाकर स्टॉप हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा v, और जब नीचे आएगा तो यस सर। हाँ तो नीचे में इनिशियल वेलोसिटी u आ जाएगा, 0। यू। हाँ हाइट के ऊपर से जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा अर्थ सरफेस पर, तो स्टार्टिंग में तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा v यानी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम अगर